क्या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके में बड़ा खेला होने वाला है? क्या पीओके अब भारत में शामिल होना चाहता है? क्योंकि पीओके में अब हिंसा बहुत बड़े स्तर पर बढ़ चुकी है। पिछले 3 दिनों में 10 से ज़्यादा लोगों की गोली मार करके पुलिस के द्वारा, वहाँ की सरकार के द्वारा गोली मार करके हत्याएं की गई हैं। इसके अलावा 100 से ज़्यादा लोग घायल हैं और प्रोटेस्ट आज तक के इतिहास में सबसे बड़े लेवल पर हो रहा है वहाँ पर। तो अब इसमें क्या इंडिया का हाथ है? कौन कौन से संगठन इसमें जुड़े हुए हैं? या पीओके क्यों भारत में शामिल होना चाहता है खुद से ही? या पीओके क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है? आज की वीडियो में इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। पीओके है क्या, क्या बॉर्डर लगाता है, सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो से मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप ये द टेलीग्राफ का आज का ही आर्टिकल देख पाओगे। वायलेंस प्रोटेस्ट इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके जिसे कहते हैं, 8 मर चुके हैं, 8 की डेथ हो चुकी है। इसके अलावा भी 100 से ज़्यादा घायल बताए जा रहे हैं। अभी भी बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं और सीरियस कंडीशन में भी हैं क्योंकि गोलियां चलाई गई हैं। प्रोटेस्ट जो लोग कर रहे थे उन पर वहाँ की पुलिस के द्वारा, वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा गोलियां मारी गई हैं। अब आप सोचो, ऐसे ही नेपाल में हुआ था। नेपाल में हिंसा तब और बड़े स्तर पर बढ़ गई जब वहाँ की गवर्नमेंट ने शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिया था और लगभग 20 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस वजह से वहाँ पर उग्र हो गई जनता। कुछ ऐसे ही हालत यहाँ पर भी बन रहे हैं। चलिए पूरा डिटेल से एक एक करके शुरुआत से समझते हैं, तभी आपको पीओके के बारे में आगे समझ में आएगा अच्छे से कि वहाँ की एक्चुअल स्थिति क्या है। तो आप पीछे मैप में ये देख रहे होंगे, ये रहा अपना प्यारा भारत। वैसे तो कंप्लीट मैप भारत का यही है कि जिससे आप देखते हो कि यहाँ से शुरू होकर के अपना जम्मू कश्मीर होते हुए इस एरिया में इधर अक्साई चीन भी अंदर ले लो, उसके बाद नेपाल को छोड़ दो, सिक्किम ले लो, भूटान को छोड़ दो, इधर पूरा अरुणाचल प्रदेश ले लो और इधर म्यांमार को छोड़ते हुए, बांग्लादेश को छोड़ते हुए ये जो आता है ये हिस्सा अपना ये होता है प्यारा भारत का। ठीक है ना? लेकिन एक्चुअल स्थिति ये तो अपना थ्योरेटिकल है। अगर प्रैक्टिकल स्थिति में अगर हम लोग बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर के कुछ इतने हिस्से हैं। अब इसमें कुछ हिस्सा चाइना के पास है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है और बाकी का मैक्सिमम हिस्सा भारत के पास है। क्या क्या है इसको देखते हैं। तो जैसे देखिए, अभी आप जानते हो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 आया था, जिसके तहत लद्दाख को और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई थी। पहले जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, फिर उसके बाद ये जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया। अब अपने पास 2 यूनियन टेरिटरी है। इसके अलावा डेमचोक वाला हिस्सा है। इसके अलावा ये जो वाला जो हिस्सा है ये है सियाचिन ग्लेशियर, ये भी भारत के ही हिस्से में है। अब ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है ये ही हिस्सा है पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। अभी मैं पूरा आपको इतिहास बताऊंगा। तो ये पीओके वाला हिस्सा है। उसके बाद ये जो हिस्सा है जो येलो कलर में दिख रहा है ये है अक्साई चिन। ये वर्तमान समय में चाइना के कब्जे में है। ये पाकिस्तान के कब्जे में, ये चाइना के कब्जे में। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है जो डार्क ग्रीन में आपको दिख रहा है ये है साक्सगम वैली। साक्सगम जो वैली है ये भी आज के टाइम पर चाइना के हिस्से में है। ये पहले पाकिस्तान के हिस्से में था। पाकिस्तान ने 1963 में चाइना को दे दिया। ठीक है? अब देखो यहाँ से, अब चूंकि ये भारत का हिस्सा है, यहाँ से लेकर के ये जो लाइन है बॉर्डर लाइन है इसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल या कहें LOC। तो ये LOC है। उसके बाद इधर अक्साई चीन और लद्दाख के बीच में जो लाइन है इस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में LAC। तो ये जो LAC है ये है भारत और चीन के बीच में और LOC जो है ये भारत और पीओके के बीच में है। ठीक है ना? तो इतना मोटा मोटा समझ में आया। अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो पीओके में हो रहा है। अब इसके बारे में हम लोग और डेप्थ में समझेंगे, लेकिन एक ज़रूरी बात यहीं आपको जानना होगा कि संकल्प बैच आया हुआ है MZT एजुकेशन का। मेरे द्वारा इसमें करंट अफेयर और स्टैटिक जीके आपका तैयार कराया जा रहा है। आप इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम में करंट अफेयर महत्वपूर्ण है जो पूछा जाएगा। टॉपिक वाइज यहाँ पर क्लासेस मिलेंगी। मतलब जैसे खेल खिलाड़ी हो गया, पुरस्कार सम्मान हो गया, सूचकांक हो गया, इंडेक्स रैंकिंग कौन क्या है, वो सारा कुछ इसमें आपको टॉपिक वाइज मिलेगा, वो भी बायलिंगुअल। इसके अलावा स्टैटिक जीके की भी आपको 30+ क्लासेस मिलेंगी और तो और 12 महीनों तक जो आपकी जो मंथली ई बुक आती है MZT एजुकेशन की वो मिलेगी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और सबसे खास बात ये कि इसकी वैलिडिटी आपको लाइफ टाइम मिलने वाली है। मतलब आप चाहे 2026 में एग्जाम दोगे, 2027 में एग्जाम दोगे, सभी एग्जाम के टाइम आपके पास 2025 का पूरा करंट अफेयर और स्टैटिक जीके रहेगा। आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए आप बेहतरीन रिवीजन करते रह सकते हो। या कोई भी जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए या फिर MZT ऐप पर जाकर के इस बैच को लीजिए। MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, वहाँ से वीडियो कोर्स सेक्शन में जाओगे, वहीं पर आपको ये बैच मिल जाएगा।
करंट टाइम पर ऑफर फॉर यू पर क्लिक करके देख लो कौन सा ऑफर चल रहा है, उस ऑफर के कूपन कोड को अप्लाई करो और उसके बाद आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। जगह जगह व्हाट्सएप का आइकन बना होगा, उस पर क्लिक करके आप और भी जानकारी ले सकते हो कि क्या कुछ मिलने वाला है। खैर, अब आ जाते हैं हम लोग टॉपिक पर वापस। तो देखिए, ये जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है यानी कि पीओके है, ये पीओके जो है ये 1947 से ही पाकिस्तान के पास है। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने धोखे से अटैक करवा दिया। वहाँ पे तत्कालीन राजा थे, कुछ घुसपैठियों को भेज करके, और उसी टाइम पर ये कब्जा करते हुए यहाँ पर सेना चली आई थी। लेकिन फिर 1972 में शिमला समझौता हुआ। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि भाई अब जो है ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो होगी ये वो लाइन होगी जो सीज फायर लाइन होगी, मतलब कि इसके उधर की सेना तुम्हारी, इसके इधर की सेना हमारी, और इससे हम लोग आपस में फायरिंग वगैरह नहीं करेंगे। अच्छा जी, अक्साई चीन की अगर कहानी बताएं तो 1962 में इंडो चाइना वार हुई थी, और इंडो चाइना वार के दौरान यहाँ पर भारत ने इतना बड़ा भूभाग खो दिया था। इसके थोड़ा सा और पीछे जाएं तो 1959 से ही चाइना ने तिब्बत पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। भारत इसका विरोध दर्ज किया, उसके बाद फिर धीरे धीरे भारत पर ही ये आक्रमण कर दिया 1962 में, बिना बताए छुप करके, और घुसते ये लोग यहाँ तक सेना लेकर पहुँच गए थे चाइना वाले, और तिब्बत तो पूरा का पूरा खा ही गए। आज भी तिब्बत चाइना का ही हिस्सा हो गया, पूरी तरीके से चाइना उसे अपना शो करता है मैप में। और तिब्बत के जो दलाई लामा थे वो भाग करके हिमाचल प्रदेश में आकर के रहने लगे, तब से शरण पर यहीं पर रह रहे हैं। इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, जब 1962 में चाइना जो है ये भारत को हरा दिया युद्ध और ये हिस्सा ले लिया, तो अगली ही साल यहाँ पर बड़ी ही चतुराई से पाकिस्तान से समझौता करके 1963 में ये टेरिटरी हासिल कर लिया, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि ये साक्सगम वैली है। साक्सगम जो वैली है इस पर चाइना का कंट्रोल है, और ये इतना ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है कि इसका खामियाजा आज भी भुगत रहा है भारत। क्यों? देखो, ये जो साक्सगम वैली है ना, इसी के जरिए ये यहाँ से पीओके के जरिए होते हुए पाकिस्तान से लेकर ये सीपीईसी लेकर जाता है। सीपीईसी क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये वो कॉरिडोर है जिसके थ्रू चाइना अरब सागर में अपना एक्सेस प्राप्त करेगा। अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि ये जाकर के बलूचिस्तान पर अटक जाता है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अभी के लिए इंडिया के समझ लो संदर्भ में बहुत अच्छा काम कर रही है, अगर हम लोग अपने प्रोस्पेक्टिव से देखें, क्योंकि वहाँ पर जब भी सीपीईसी बनाने जाते हैं चाइनीज़ वर्कर इंजीनियर ना, वो लोग अटैक कर देते हैं, वहाँ की आर्मी पर अटैक कर देते हैं, ट्रेन तक हाईजैक कर लेते हैं। सोचो, पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक हो जाती है। मतलब किसी भी तरीके से वो सीपीईसी कॉरिडोर को वो टांग करके रखे हुए हैं, पूरा नहीं होने दे रहे हैं। और ये भारत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर चाइना इधर एक्सेस प्राप्त कर लेता है, इधर डायरेक्टली अपना एंट्री मार लेता है, तो वो जितने भी अरब देश हैं, जितने भी मिडिल ईस्ट एशिया वाले देश हैं, इन सब तक बहुत अच्छे तरीके से व्यापार करेगा। और अब जानते हो कि जहाँ भी जिस भी मार्केट में चाइना घुस पड़ता है तो वहाँ पर वो डोमिनेट करने लगता है। खैर, हम लोग बात करेंगे आज यहाँ पीओके पर। तो पीओके आपको समझ में आ गया है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहाँ पर है, किस जगह पर है। तो यानी मोटा मोटा अगर आप भारत का मैप देखो और भारत पाकिस्तान के बीच बॉर्डर देखो, तो अभी के टाइम पर भारत जो है पाकिस्तान से कुछ इस हिसाब से बॉर्डर लगा रहा है, ठीक है ना। ये वाला जो है एलएसी है, इसके बाद ये इंटरनेशनल बॉर्डर हो जाता है। लेकिन हम लोग पीओके जो है जब लेंगे तो ये अपना इंटरनेशनल बॉर्डर हो जाएगा, है ना। अब इसको लेने में चाइना इसलिए बार बार अड़ंगा डालता है क्योंकि इसका यहाँ पर तगड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट है सीपीईसी के जरिए। इतना समझ में आया। अब आते हैं कि क्यों हो रहा है यहाँ पर वायलेंस और किस जगह पर हो रहा है। तो पीओके में ही यहाँ पर है गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान वहाँ का एक बड़ा प्रांत है। जैसे अपने यहाँ राज्य होते हैं, आप जानते हो 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ऐसे ही वहाँ पर 5 बड़े प्रांत हैं, यानी 5 प्रांतों का लेकर के बना हुआ है पाकिस्तान। कौन कौन सा? पंजाब प्रांत जो सबसे ज़्यादा समृद्ध है और सबसे ज़्यादा वहाँ पर मतलब पॉलिटिकल वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड वही है। इसके अलावा सिंध प्रांत है। इसके अलावा आपका बलूचिस्तान है जो सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। एक है खैबर पख्तूनवा, वहाँ पर भी आतंकी ही रहते हैं। और 5वां है गिलगित बल्तिस्तान जिसको भारत अपना मानता है। मतलब समझ लो ये जब पीओके लेंगे हम लोग तो अपने में ही आ जाएगा। तो अगर देखें तो वहाँ पर मोटा मोटा 4 और पूरी तरीके से अभी के टाइम कहें तो 5 प्रांत हैं। तो ये जो गिलगित बल्तिस्तान है यहीं पर हो रहा है प्रोटेस्ट। इसी में प्रोटेस्ट में अब तक 10 की मौत हो चुकी है। ये प्रोटेस्ट जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी JKJAAC के द्वारा
बुलाए गए भीड़ से द्वारा हो रहा है। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिस पर भारत बैन भी लगा चुका है। यहाँ पर मौलिक अधिकारों को लेकर के और महंगाई ना कंट्रोल कर पाने को लेकर के ये प्रोटेस्ट बुलाई गई थी और उसके बाद ये प्रोटेस्ट पर गोलियां चलवा दी गई सरकार के द्वारा और ये प्रोटेस्ट अब और ज़्यादा हिंसक हो रही है जब अपने साथियों की मृत्यु को वो लोग देखें तो। इनकी 38 प्रमुख मांगे हैं। ये लोग 38 मांगों को रखे हुए हैं गवर्नमेंट के पास, लेकिन उन 38 में अगर 3 मोटा मोटा बात करें तो 12 विधानसभा सीटें जाती हैं वहां से, उस एरिया से, है ना। तो पाकिस्तान में जो कश्मीरी शरणार्थियों के लिए 12 विधानसभा सीटें रिजर्व रखी गई थी, उन 12 विधानसभा सीटों को खत्म करने की ये लोग मांग कर रहे हैं। मतलब इनका कहना है कि जो कश्मीरी शरणार्थी हैं उनको जो 12 सीटें रिजर्व की गई है वो हटा दो। दूसरा, बिजली परियोजनाओं में लोकल लोगों के फायदों को ध्यान में रख करके बनाओ। तीसरा, आटे और बिजली के बिलों में छूट दो, टैक्स छूट दो और कुछ और रियायत बरतो क्योंकि वहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो ये 3 प्रमुख मांगों को लेकर के वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। और प्रोटेस्ट बुला कौन रहा है? जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोटेस्ट अवामी एक्शन कमेटी JNK इत्तिहाद उल मुस्लिमीन। तो इस पर अभी आपको पता हो तो भारत सरकार ने, देखिए ये 12 मार्च का आर्टिकल है ऑल इंडिया रेडियो का, भारत सरकार ने 5 साल के लिए इसको बैन कर दिया था। तो ये संस्था को तो बैन कर दिया, ये भारत में, भारत वाले कश्मीर वाले हिस्से में ये एक्टिव थी और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थी, इसलिए इसको बैन किया गया। इसका लीडर है शौकत मीर। शौकत मीर के बारे में कहा जाता है कि अगर ये एक बार अपील करता है तो हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इससे पहले भी पिछली साल भी मई 2024 में भी ये एक बार ऐसे प्रोटेस्ट करवा चुका था। शौकत मीर जो है ये गेहूं सब्सिडी को लेकर के प्रोटेस्ट किया था, तो उस टाइम पर इसको गिरफ्तार कर लिया गया था। अब जब गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तारी हो गई, तो जनता फिर से रोड पर आ गई और फिर खूब भयंकर प्रदर्शन होने लगे। फिर सरकार दबाव में आकर के इसको छोड़ दी और साथ ही साथ में 23 अरब रुपए का पैकेज भी इसको दिया गया यहाँ के लिए। और उसके बाद तो मामला ठंडा पड़ गया, मतलब सरकार झुक गई। सरकार को लगा कि भाई देखो ऐसा है, इसको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो प्रदर्शन बहुत बड़ा हो सकता है। अब गवर्नमेंट को नेपाल वाली चीज़ देख करके और ज़्यादा डर लगने लगा है। गवर्नमेंट जब बोलूँ मैं तो समझो आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाली गवर्नमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट। देखो पाकिस्तान ने ना बड़ी ही चालाकी से वहाँ पर भी एक सरकार का गठन किया हुआ है, POK साइड में भी, ठीक है, वहाँ पर भी एक गवर्नमेंट चलती है उनकी। तो खैर अब यहाँ पर इसने पत्रकारों की एंट्री बैन कर दी है, टूरिस्टों की एंट्री बैन कर दी है, जिससे लोकल रिपोर्टिंग कुछ हो ही ना पाए, यहाँ की चीज़ें जा ही ना पाए। इंटरनेट भी बैन कर रखा है। ये इसलिए डर बना हुआ है इसका क्योंकि कहीं नेपाल वाली स्थिति यहाँ पर भी ना आ जाए। अब यहाँ पर कोई मानव अधिकार संगठन भी ना आ पाए, इसलिए ये दबाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है प्रोटेस्ट को। गोलियां लगातार चलवा रहा है, जिसकी वजह से अब खबरें आ रही हैं कि 10 से ज़्यादा की मृत्यु हो चुकी है और 100 से ज़्यादा अभी बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है, घायल भी हैं। तो POK में आधी रात से ही इंटरनेट बंद कर दिया गया है। सरकार को डर है कि कहीं ये प्रदर्शन आज़ादी की मांग में ना बदल जाए, क्योंकि ऐसे ही पिछले कुछ दिनों में हर जगह पर होता आ रहा है। पहले प्रोटेस्ट होता है, पहले अपनी मांग को लेकर के प्रोटेस्ट होता है, उसके बाद पता लगता है कि धीरे धीरे वो मांग सत्ता परिवर्तन पर आ जाती है कि भाई नहीं अब सत्ता परिवर्तन करो, आज़ादी दिलाओ यहाँ से इस सत्ता से, ठीक है। तो यहाँ पर ये आज़ादी के प्रदर्शन में ना पड़ जाए। और ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहे हैं, पाकिस्तान का आरोप है कि भारत की फंडिंग पर और भारत के इंटरनल सपोर्ट पर हो रही है। अगर हो भी रही है तो अच्छी ही बात है, ठीक है। फिलहाल अब ये तो पूरा मुद्दा मैंने आपको समझाया, अब इस पर आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। क्या इसी झटके में POK को ले लेना चाहिए, इस प्रोटेस्ट को थोड़ा सा और, अगर आप मान लो अभी तक नहीं भी कर रहे थे सपोर्ट, तो थोड़ा सा और सपोर्ट करके इसमें आग में घी डालने का काम किया जाए और वहाँ पर से, क्योंकि देखो आप जब तक POK के लोग नहीं चाहेंगे भारत में मिलना, तब तक मिलाना पॉसिबल नहीं है। आप मिला भी लोगे तो यहाँ पर ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले वहाँ के नागरिकों के अंदर ये विश्वास जताया जाए कि आप अगर भारत में जुड़ोगे, भारत में रहोगे तो आपका विकास ज़्यादा बेहतर होगा। और ये 370 हटाने के बाद कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में विश्वास आने में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस भी रही गवर्नमेंट। जम्मू कश्मीर में इस हिसाब से तब से लेकर डेवलपमेंट हुए हैं, हालांकि वो अलग बात है, लद्दाख को इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इस हिसाब से डेवलपमेंट हुई है कि वहाँ पर अब वहाँ के नागरिकों की ट्रस्ट काफ़ी बढ़ गए हैं। आपने देखा पहलगाम अटैक के बाद से जम्मू कश्मीर के नागरिक जो हैं रिक्वेस्ट कर रहे थे सभी से कि भाई हमारा धंधा पानी चौपट हो गया है, प्लीज़ टूरिस्ट जो है वो आएँ, अब सेफ़ है, अब सब ठीक है, आएँ अब। क्योंकि उनको पिछले 1-2 सालों में इस हिसाब से आमदनी मिलती थी कि वो लोग समझ में आ गया कि भाई देखो असली पैसा यहाँ से है। 500 रुपये मिल करके आप पत्थर तो मार सकते हो 1-2 दिन के लिए, फिर
फिर 10 दिन भूखे मरोगे। इससे अच्छा अपना कुछ धंधा करो खुद का, टूरिस्ट को घुमाओ, गाइड बन जाओ, तो इससे एक लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल इनकम आपकी आएगी। ऐसे ही जब तक भरोसा आ नहीं जाएगा पीओके के नागरिकों के प्रति कि पीओके के लोग भारत में मिलना चाहने लगे, तब तक वहाँ को मिलाना उतना आसान नहीं होगा। इस पर आप क्या सोचते हैं, मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ, जो लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, संकल्प बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये वो बैच है जो आपको करंट अफेयर की बिल्कुल संतुष्टि दिलाएगा। प्रॉपर तरीके से आप करंट अफेयर के लिए एकदम निर्भीक हो जाएंगे। करंट अफेयर का आपको टेंशन लेना ही नहीं है। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं MJT ऐप पर जाकर। थैंक यू सो मच। इतना ही रखते हैं वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।